अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग हमने यूनिवर्सिटी क्लासेस में ही डिस्कस कर ली थी, और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग थी उससे रिलेटेड हमारे 3 या 4 लेक्चर्स हुए हैं। और उसमें हमने जो डिस्कशन की है वो उसमें हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, और उस लुईस स्ट्रक्चर की मदद से वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। और फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की। इन्हीं ज्योमेट्रीज़ की थ्योरीज़ में मज़ीद और आगे पढ़ेंगे, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एक और थ्योरी जिसे हम कहते हैं वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक्चुअली ये बताती है कि जिस तरह हम बात करते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनता है। एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोजन की, कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं ओके एक हाइड्रोजन है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो हमने अपने जो लुईस शॉर्ट फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को इस तरह शो करते थे। और जब ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमने इस तरह डैश बना दिया था कि ओके इस तरीके से ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ये बॉन्डिंग एक्चुअली हो किस तरह रही है? ये बॉन्डिंग हो रही है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब ऑर्बिटल्स क्या हैं? ऑर्बिटल्स वो जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन कोई एक एंटिटी नहीं है कि वो एक फिक्स जगह पर है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ये जो आपस में इंटरमिंगलिंग होती है इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की, इसकी वजह से जो है वो बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये एक हाइड्रोजन है और उसका एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और जब वो दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास जाता है तो इस तरीके से वो दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ये जो ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, दिस इज एक्चुअली बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस तरीके की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करेंगे, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं CH4 की, मीथेन की एग्जांपल ले रहे हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, जिसे हम वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन अब हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखेंगे कि एक्चुअली जो इसकी ज्योमेट्री है वो ऐसी क्यों है, जिसके बारे में हमें पता है कि CH4 एक टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, इसमें जो सेंट्रल एटम है CH4 में वो है कार्बन, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। जो 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना, 2 2 एंड 2, टोटल 6। अच्छा, ऑर्बिटल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस बॉन्ड में। फॉर एग्जांपल, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो मैं उसे एक स्क्वायर से इस तरीके से बनाते हैं हम उसके अंदर। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कैपेसिटी होती है तो मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ बनाया है, ठीक है। ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होता है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, ठीक है। और तीनों की एनर्जी सेम होती है। अब अगर तीनों की एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन्हें बिल्कुल सेम एक साथ बनाऊंगी। एक साथ बनने का मतलब ही ये है कि इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है ना। अगर मुझे d ऑर्बिटल बनाना होगा तो मैं इस तरीके से 5 ऑर्बिटल एक साथ बनाऊंगी, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो मैं पहले इस ऑर्बिटल को फिल करूंगी, जिसमें पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ डाला, ठीक। इस तरीके से 1s2 के बाद 2s2 में एक ऑपोजिट, एक पॉजिटिव स्पिन के साथ, एक नेगेटिव स्पिन के साथ 2s2। अब 2p में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक इलेक्ट्रॉन इधर किया तो दूसरा भी इधर ही ऐड करूं, नहीं। क्योंकि जब हमें पता है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें पता है कि जब सेम एनर्जीज के होते हैं तो पहले सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरीके से फिल कर दिया। अच्छा, याद रखने वाली बात ये है कि हमेशा जो बॉन्डिंग होगी वो होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि हमारा जो वैलेंस शेल है वो ये 2 है ना, 2p, ये 2sp। 2 से रिलेटेड जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ वैलेंस शेल कौन सा है, 2sp है और 2p भी है।
अच्छा, अब एक कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस क्या है कि जो 4 हाइड्रोजन हैं, तो इससे हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो ओवरलैप कर सके। तो एक हाइड्रोजन तो इधर आके ओवरलैप कर देगा, एक हाइड्रोजन इधर आके ओवरलैप कर लेगा, बाकी 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएँगे? ठीक है? तो ये कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, 2 अलग-अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करने के लिए। क्यों? इसलिए कि ऑफ कोर्स अगर पहले से ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्डिंग कैसे होगी? नहीं हो सकती। बॉन्डिंग होने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसका है तो दूसरा हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि ये एक्साइट होगा ये इलेक्ट्रॉन और एक्साइट होने के बाद ये 2s का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो अब क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास। ठीक है ना? चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। कैसे? कि एक हाइड्रोजन यहाँ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ जाए। तो इस तरीके से जो है ये CH4 बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बताया कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद 2s की एनर्जी है, उसके बाद 2p की एनर्जी है। ठीक है? अच्छा, s की शेप डिफरेंट होती है, p की शेप डिफरेंट होती है। ठीक है ना? अब अगर इसकी और हम कह रहे हैं वैलेंस में हमारे पास 2s और 2p ही इन्वॉल्व है। ठीक है? तो अगर मेरे पास s ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि इन 3 की बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि इसकी शेप अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इन सब की शेप एक जैसी है, इनकी एनर्जी एक जैसी है। तो ये तीनों तो एक जैसा बॉन्ड बनाएंगे, ये इसका बॉन्ड थोड़ा हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट होगा क्योंकि ये s है और ये p ऑर्बिटल्स हैं, शेप भी डिफरेंट, एनर्जी भी डिफरेंट। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है? और ऐसा क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन करेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें सिर्फ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं दे रही कि ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, बल्कि ये हमें एक और कॉन्सेप्ट दे रही है जिसको हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर आप देखें तो ये है s ऑर्बिटल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्फीयर शेप का होता है और हमें पता है कि p ऑर्बिटल इस शेप का होता है ना। ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है और ये z एक्सिस पर है। ये तीनों एक्सिस के ऊपर ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है। ठीक है? जब ये चारों ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो एक फिनोमेना हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है जिसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में 2 काम हो रहे हैं। एक तो ये कि इन सब की शेप सेम हो जाएगी, दूसरा ये कि इन सब की एनर्जीज भी सेम हो जाएंगी। ठीक है? तो ये जो 4 अलग-अलग शेप के और अलग-अलग एनर्जीज के ऑर्बिटल हैं, ये एक्चुअली एक ही शेप का और एक ही एनर्जी का ऑर्बिटल बन जाएगा और इसके लिए वर्ड यूज करूंगी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक s और 3 p इन्वॉल्व हैं। दैट इज व्हाई इट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया, ये भी और ये भी, तो मेरे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और ऑफ कोर्स वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ अरेंज होने चाहिए, किस तरीके से अरेंज होने चाहिए, ये दोबारा से मैंने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया है कि ये अगर प्लेन s ऑफ कोर्स ये स्फीयर है, ये x प्लेन पर है, ये y प्लेन पर है और ये z प्लेन पर अगर है, तो अब अगर 4 sp3 हैं तो उनमें से एक इस प्लेन पर जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा और ये किस फैशन में अरेंज होंगे? ये अरेंज होंगे इन अ टेट्राहेड्रल फैशन। टेट्राहेड्रल कौन सा एक ज्योमेट्री है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक बहुत बैलेंस ज्योमेट्री है जिसमें एंगल जो है वो 109.5 का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलग-अलग एनर्जीज के और अलग-अलग शेप्स के ऑर्बिटल थे, अब क्या हुआ है कि ये सेम एनर्जी और सेम शेप के हो गए हैं और अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स की जो परफेक्ट शेप बनती है, वो बनती है टेट्राहेड्रल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्री जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है? टेट्राहेड्रल की हमने और एग्जांपल पढ़ी थी NH3 अमोनिया में। अच्छा, ओके। अमोनिया से पहले इस चीज़ को एक दफ़ा और देख लेते हैं। ये जो हमारे पास टेट्राहेड्रल ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं एक्चुअली।
ठीक है ना, कार्बन के sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यहाँ मैंने जो बात की थी ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन में sp3 हिब्रिडाइजेशन हो गई और ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हर एक के पास एक हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन किस तरह है, ऑफ कोर्स उसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल ही है, तो एक ऐसा ऑर्बिटल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये सारे सेम बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड्स बन जाएंगे। क्यों, इसलिए कि सबकी शेप सेम है, तो सबके साथ हाइड्रोजन सेम किस्म की बॉन्डिंग बनाएगा और सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रही थी कि हम अमोनिया में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देख कर आए हैं वेस्पर थ्योरी में। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिफरेंट थी, इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री डिफरेंट थी। यहाँ पर भी हम यही चीज़ देखेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम है और जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है 7। ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2 मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2s2 2p3 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 1s में भी 2 होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस तरीके से लिख दी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए और तीनों अवेलेबल है, राइट। लेकिन जब हिब्रिडाइजेशन होगी तो हर वो वैलेंस शेल हिब्रिडाइज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एम्प्टी है तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो हिब्रिडाइजेशन जो है वो सारे ही ऑर्बिटल्स की होगी जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं। तो यहाँ पर सिर्फ p ऑर्बिटल्स की बात नहीं होगी, यहाँ s फिर हिब्रिडाइज होगा और उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ पर भी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो हिब्रिडाइज हुए थे, यहाँ पर भी सेम इसी तरह होगा कि एक s और 3 p हिब्रिडाइज होंगे और sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। sp3 का मतलब ही यही है 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। एक s से आ रहे हैं, 3 p से आ रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इस एग्जांपल में s के अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, इसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और अमोनिया को इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसको 3 अकेले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि इसे आराम से मिल रहे हैं। तो ये यहाँ से भी बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से भी बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से भी बॉन्ड बना लेगा, कौन, हाइड्रोजन, इस तरीके से। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ये चारों के चारों हिब्रिडाइज हुए तो ये sp3 हिब्रिडाइज मेरे पास 4 ऑर्बिटल आए, ये 4 ऑर्बिटल बने हुए हैं, ठीक है। और जब 4 ऑर्बिटल होंगे तो किस तरीके से अरेंज होंगे, इसी तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। और जब टेट्राहेड्रल अरेंज होंगे तो शेप कौन सी बनेगी, ऑफ कोर्स जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो 109 का बनेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि अब एक पेयर के अंदर, एक लोब के अंदर लोन पेयर भी मौजूद है, ठीक है ना। तो हम इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं और इसको लोन पेयर कहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमने ये डिस्कस किया था कि इसके जो एंगल है उसके अंदर डिफरेंस आएगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले थे, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं और ये sp3 हिब्रिडाइज्ड ही हैं। ये चारों sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो आपको पिंक कलर के नजर आ रहे हैं और ये जो ब्लू कलर का हाइड्रोजन है ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको बॉन्डिंग की जरूरत भी नहीं है, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री में तो इंक्लूड होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्चुअली क्या है ये, हमने पहले भी बताया था आपको कि ये क्या है, ट्राइगोनल पिरामिड। एक्चुअली ये ट्राइगोनल होता है और इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम इनको काउंट नहीं करते ज्योमेट्री के अंदर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर। तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ट्राइगोनल पिरामिड। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री है वही टेट्राहेड्रल है और जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल पिरामिड। टेट्राहेड्रल में हमने वेस्पर में एक और एग्जांपल डिस्कस की थी वाटर की, वो भी टेट्राहेड्रल था। जो उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल ही थी। अच्छा, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p4 किस तरीके से 1 2 3 एंड देन फोर्थ पेयर अप हो गया, ठीक, ओके 2p4। हमने आपको बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही टेक पार्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ वही टेक पार्ट करेंगे। अब क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, ये 2s2 भी है और ये 2p4 भी। ये ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे के पूरे जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ इससे सिर्फ 2 अलोन अलोन जो है वो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉन्डिंग के लिए और जो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना, ये अवेलेबल है।
लेकिन मैंने अभी आपको फिर बताया था, फिर बता रही हूँ कि अगर वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हाइब्रिडाइजेशन में वो भी टेक पार्ट करेगा। तो जिस तरीके से अमोनिया में भी एक लोन पेयर था और चारों जो है वो हाइब्रिडाइज हो गए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अब 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, पी में भी एक लोन पेयर है, लेकिन क्या है, शेप चारों की सेम है और चारों किस तरीके से अरेंज हुए हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज हुए हैं। 2 में लोन पेयर्स हैं और एक में जो है वो एक अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ऑफ कोर्स ये बॉन्डिंग कर सकता है किनके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो इन्होंने 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं और हमारे पास ये 2 पेयर है, ठीक है ना। तो आप देख लें कि यहाँ पर ये 2 पेयर हम इस तरीके से शो किए थे और इनका जो एंगल है वो भी कम होकर 104.3 हो गया। उस केस में, अमोनिया के केस में हमने देखा था वो 107 था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही है, हमें शेप में भी नजर आ रहा है कि इट इज टेट्राहेड्रल, लेकिन जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो बैंड है या एंगुलर है, क्योंकि हम जो लोन पेयर हैं इनको काउंट नहीं करते। लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल शेप है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि अलग अलग एनर्जीज और अलग अलग शेप्स के ऑर्बिटल मिलकर एक एनर्जी और एक शेप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं और अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो ये एग्जांपल कंसीडर की हैं ये मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है। sp3 जहां कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहां एक s का और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये है कि वहां 4 ऑर्बिटल्स होंगे। 4 ऑर्बिटल जब कभी भी होंगे वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो अब हम चलते हैं और एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें अब हम आपको डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का क्या मतलब समझ में आ रहा है, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब एक s का 2 p का मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, और 3 ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि वो किस तरीके से अरेंज होंगे, वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके दरमियान 120 का एंगल हो। एग्जांपल क्या ली है मैंने, bf3 की। अब bf3 के अंदर, bf3 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से 1s को हमने कंसीडर नहीं किया, 2s2 2p1, ठीक है, 2p1। अच्छा, अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 1s2 तो जो है वो काउंट नहीं करेंगे, बैलेंस में नहीं है, लेकिन 2s2 और 2p1 ये दोनों ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं, हर फ्लोरीन को के पास एक मतलब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हर फ्लोरीन को, ठीक है ना। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 3 फ्लोराइड हैं तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाए मेरे पास, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या किया हमने, उसी तरीके से जिस तरीके से CH4 के केस में हमने किया था, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा और यहाँ पर आ गया। अब ये 3 जो हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स में, लेकिन क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंट है तो ये इस तरीके से बॉन्ड नहीं बना सकते। क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइज होंगे, एक s का और 2 p के ऑर्बिटल, देखिएगा ये 2 p के ऑर्बिटल है, ये तीसरा खाली है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। उस केस में जो पीछे हमने केस पढ़े थे उनमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद था इसलिए वो हाइब्रिडाइज भी हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये अकेला है, खाली है बिल्कुल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इसके हाइब्रिडाइज होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक s का और 2 p के ऑर्बिटल मिले और 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, ठीक है, 3 है। अब जब 3 है तो किस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरह ट्राइगोन फैशन में अरेंज होंगे, इनके दरमियान 120 का एंगल है। अब जरा देखिए क्या हुआ है, ये जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन से आ रहा है, ठीक है, ये डॉटेड फ्लोरीन का है, ये डॉटेड फ्लोरीन का है, क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो ये जो अपना 7वां इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, फ्लोरीन के पास होता है कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अगर आप फ्लोरीन की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके p ऑर्बिटल में होता है। तो हम ओवरलैपिंग को किस तरीके से शो करेंगे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो ओवरलैपिंग होगी वो p ऑर्बिटल के थ्रू होगी। अच्छा, इसमें अभी हम ये देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था कि एक s और 2 p ऑर्बिटल है, और जो तीसरा p ऑर्बिटल है ये जो pz जिसको मैं कह रही हूँ, ठीक है ना, ये एम्प्टी है, तो ये हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा। अब ये हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा तो ये कहाँ है, वो ऐसा ही है,
ये sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है, एक s और ये दो p हिब्रिडाइज हो गए। pz अनरिएक्टेड है, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर चेंज, ना इसकी शेप में कोई चेंज आया है, ना इसकी एनर्जी में कोई चेंज आया है, और ये अलहदा से ये इस तरीके से डॉटेड ये बना हुआ, ठीक है ना। तो sp3 ऑर्बिटल्स अपनी जगह में है, इन तीनों की शेप सेम है, ये इस तरीके से एक s और ये दो p, तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए इन्होंने, इनकी शेप सेम है, ये अरेंज हो गए हैं। और इसके बाद ये जो अनरिएक्टेड है, या अनरिएक्टेड के बजाय हम इसे कहें अनहिब्रिडाइज है, ये अनहिब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है pz का, ये अपनी असली शेप में अपनी असली एनर्जी के साथ एज इट इज मौजूद है। हम आमतौर पर इसे शो नहीं करते, वो इस वजह से कि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जो कि अनहिब्रिडाइज है, अभी हम आगे जाएंगे तो और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तो हम इसको हर जगह शो नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी जगह पर मौजूद है। ओके, अभी हम बात ये कर रहे थे कि BF3 में ये जो तीन हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे ना। यहाँ पर हमने देखा था कि ये फ्लोरीन इनके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और मैंने आपको बताया फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो p में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन अपने 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। अब जरा देखिएगा इस शेप को, ये तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये वाले, ये वाले, ठीक है, और इनकी शेप और एनर्जी सेम। इन तीनों के साथ f के p ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग की है, ठीक है, और ये बॉन्डिंग में ये दो इलेक्ट्रॉन्स करके दिखाए हैं, एक इसका है और एक फ्लोरीन से आया है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक में, एक sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, एक फ्लोरीन ने दिया, इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया यहाँ, यहाँ और यहाँ। और जिसकी मैं बात कर रही थी ये 2pz जो अनहिब्रिडाइज है, वो ये रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा क्लियर करके दिखाया है, क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जगह पे कोशिश करेंगे, लेकिन जहन में रखिएगा कि अगर इन अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो वो मौजूद जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है sp हिब्रिडाइजेशन की। sp हिब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ? sp हिब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हैं, एक s का और एक p का, ठीक है। अगर एक s का है और एक p का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑर्बिटल्स होंगे, और दो ऑर्बिटल्स के लिए सबसे आइडियल शेप कौन सी होती है? जब वो 180 के एंगल पर होते हैं, ठीक है, और 180 के एंगल के ऊपर जो शेप होती है उसको हम कहते हैं लीनियर, राइट, लीनियर शेप। तो इसकी एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1s2 2s2, खत्म, 1s2 2s2। अब 2p में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अगर 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2p है ही नहीं, यकीनन अगर 2s है इसके अंदर तो इसके अंदर 2p होगा, ठीक है ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेकंड शेल इसके अंदर इंक्लूड हो गया है बेरिलियम के अंदर, तो क्योंकि सेकंड शेल में s भी होता है p भी होता है, तो अगर इसके पास 2s है तो 2p भी होगा, 2p ऑर्बिटल इसके पास होगा। अब अगर इसके पास 2p ऑर्बिटल है और इसको दो क्लोराइड की ओवरलैपिंग चाहिए, यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इसे दो सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दो सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? कि जब इसमें एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन कैसे होगी? कि एक s यहाँ से उठे और यहाँ पर जंप करके आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, तो ऐसे बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो क्या होगा? इस s और इस p की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, लेकिन अभी py और pz अपनी जगह में है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको बनाना और दिखाना, तो ये मैंने यहाँ पर शो नहीं किया, लेकिन समझ में आने वाली बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको शो किया था कि ये p जो है वो अनरिएक्टेड है या अनहिब्रिडाइज अभी भी मौजूद है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इस जगह में भी दो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे 2p के, 2py भी और 2pz भी। अब ये जो sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसका मतलब एक s का और एक p का है, तो इस तरीके से दो sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, और ये दोनों किस तरह अरेंज हो गए? इस तरीके से सॉरी, दोनों इस तरीके से अरेंज हो गए लीनियर फैशन में। और क्योंकि क्लोरीन के पास भी उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में होता है, तो मैंने भी यहाँ पर आपको p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई, ठीक है। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से आ रहा होगा, ये वाला,
और एक इलेक्ट्रॉन वो होगा जो कि क्लोराइड से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्लोरीन के पास से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर भी इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, और जहन में क्या रखना है कि यहाँ पर दो अनहिब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल भी मौजूद है। तो अब तक हमने कौन कौन से हिब्रिडाइजेशन देख ली? sp3 की हमने 3 एग्जांपल देखी, sp2 की एग्जांपल देखी, sp हिब्रिडाइजेशन देख ली है। नेक्स्ट चलते हैं pCl5 की एग्जांपल की तरफ, और pCl5 में देखते हैं किस किस्म की हिब्रिडाइजेशन है। नजर आ रहा है कि 5 बॉन्ड होने चाहिए pCl5 में। फास्फोरस की जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p3। अच्छा, मैंने यहाँ 2 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? वो इस वजह से नहीं लिया कि अब वो बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है, तो अब इसके अंदर जो है वो 3 ऑर्बिटल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, अब देखिएगा कि 3 ऑर्बिटल शामिल है, तो क्योंकि 3 में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, तो मैंने सारे ही लिखे, ठीक है ना। अच्छा, फास्फोरस 15, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 10 ही हो गए, और 5 ये रहे 3s2 3p3, ठीक है। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, जिसके अंदर से मैंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन वो इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में और सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में मौजूद है। अब हम जब थर्ड शेल के अंदर आए हैं, तो थर्ड शेल के अंदर s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है और d ऑर्बिटल भी है। फिर वही वाली बात कि मुझे 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि सिंगली मौजूद हो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। तो हमने क्या किया कि इसको एक्साइट करवाया और इस ऑर्बिटल में लेकर आ गए, ठीक है। अब जब इस ऑर्बिटल में लेकर आए हैं, तो अब जरा देखिए कितने ऑर्बिटल्स हो गए। एक s का है, 3 p के हैं और एक d का है, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए एक वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d का मतलब है कि 5 ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास। फिर वही वाली बात, सेम एनर्जी वाले होंगे, ये सेम शेप के होंगे। अब अगर सेम शेप के हैं और सेम एनर्जी के हैं, तो इनकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, इनकी शेप कैसी होनी चाहिए? हमने देखा था जब कभी भी हमारे पास 5 बॉन्ड्स बनते हैं, तो वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। 3 प्लेन में होते हैं, और एक ऊपर और एक नीचे 90 के एंगल पर होता है, और 3 जो है वो 120 के एंगल पर होते हैं। तो अब दोबारा देखिएगा कि ये s का ऑर्बिटल है, ये 3 p के और ये एक d का ऑर्बिटल है, और हर एक में ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया है वो हर क्लोराइड ने अपना अपना दिया है, और इस तरीके से ये एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से sp3d हिब्रिडाइजेशन है ये, और इनमें ये 3 प्लेन के अंदर है, और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, या यूं कहिए कि ये 3 प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये sp3 हिब्रिडाइजेशन जहां कहीं भी लिखी हुई होगी, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये है ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिड है, और हर एक जो है वो अपने अपने क्लोराइड के साथ आ रहा है, तो क्लोराइड का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? हमने अभी देखा था कि p ऑर्बिटल आएगा। अच्छा, एक बात फिर जहन में रखिएगा कि ये अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपनी जगह में मौजूद है, ठीक है। डी में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक होता है dx² - y², एक होता है dz², एक होता है dxy, एक होता है dxz, एक होता है dyz, ठीक है। तो dxz, dyz और dxy और dx² - y², ये चारों जो हैं वो अभी यहाँ पर अनहिब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन अगर हमने उनको बनाया तो बहुत कुछ खिचड़ी सी पक जाएगी, तो इसलिए मैंने उनको शो नहीं किया है। लेकिन pCl5 के ये जो पर्पल कलर में है, ये ट्राइगोनल बायपिरामिड है, ये 1 2 3 ये ट्राइगोन बना हुआ है, ठीक है। ये एक 90 के एंगल पे अबव द प्लेन, ये एक बिलो द प्लेन, और ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक फास्फोरस के जो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल था उसके अंदर मौजूद था, तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो गई है और ये बॉन्ड बन गया है, और ये शेप कौन सी है? ट्राइगोनल बायपिरामिड। नेक्स्ट एग्जांपल है SF6 की। SF6 में हमें लग रहा है 6 बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है ना, 6 बॉन्ड्स चाहिए। अच्छा, सल्फर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? सल्फर के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 10 ये हो गए, 3s2 3p4,
ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से फिल कर लिया। तो 6 कैसे आए, 3s2 3p4 1 2 3 और फिर उसके बाद ये 4, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक्साइट करवाया यहाँ पर और इसको एक्साइट करवाया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में अब मेरे पास इस तरीके से 6 अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग-अलग ऑर्बिटल्स के अंदर, और अब ये 6 ऑर्बिटल्स हैं और ये क्या है, sp3d2, ठीक है, sp3d2। तो अब एक s का 3 p के और 2 d के मिलकर 6 ऑर्बिटल बन गए हैं, और 6 ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, 4 प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और इनकी शेप ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब समझने वाली बात क्या है कि अब इनकी जो शेप है वो भी सेम हो गई है, इनकी एनर्जीज भी सेम हो गई है, और क्योंकि ये सेम एनर्जीज के हैं और सेम शेप के हैं, तो ये 6 जो हैं वो उनके लिए सबसे बेस्ट शेप यही है कि वो सब एक दूसरे से 90 के एंगल पर अरेंज हो जाएं, और फिर उसके बाद जब फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल के साथ आएगा तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेंगे, sf6 की ये बॉन्डिंग है, ठीक है ना, कि p f जो है वो अपने p ऑर्बिटल के साथ आ रहा है। वहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेंट्रल एटम में। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया है डिफरेंट एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी है, sp2 भी है, sp3 भी है, sp3d भी है, sp3d2 भी है, और हर एक की शेप भी जो है वो डिफरेंट है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो अब तक हमने किया। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और 2 ऑर्बिटल की सबसे बेस्ट शेप जो होती है वो होती है लीनियर। sp2 का मतलब है 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और उसके लिए ट्रायगोनल प्लेन जो है वो सिमेट्री जो है वो सूट करती है। sp3 का मतलब 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। sp3d का मतलब है 5 ऑर्बिटल दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिड, और sp3d2 का मतलब है 6 ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हैं और उसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है सारी हाइब्रिडाइजेशन की। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डबल बॉन्ड के हवाले से कि जहाँ डबल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ क्या होता है। ये एग्जांपल मैंने लिए इथीन की, ठीक है। इथीन के एग्जांपल में क्या है कि इथीन में कार्बन इन्वॉल्व है, 2 कार्बन इन्वॉल्व है, और कार्बन में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो अब हमने क्या किया, 1s2 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर करवा दिया एक्साइट। अच्छा, अब ज़रूरत नहीं थी इसकी अगर कोई और मामला होता तो, लेकिन जब CH4 का था तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ने आराम से बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब क्या है, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में, इथीन के केस में, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा, ये कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, इस 1s ऑर्बिटल को तो हम भूल जाते हैं क्योंकि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि ये तो इनर ऑर्बिटल है, राइट। जब हम 2s की बात कर रहे हैं और 2p की बात कर रहे हैं तो अब हमारा वैलेंस सारे जो शेल है वो यही वाला है, और वैलेंस ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे तो मैंने क्या कहा कि मैंने f, ये एक s और ये 2p, ठीक है, ये दोनों जो है वो ये तीनों हाइब्रिडाइज होंगे। जब 3 हाइब्रिडाइज होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेन, तो ये कार्बन के जो 3 ऑर्बिटल हैं वो इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेन में चलेगा, ठीक हुआ। अच्छा, अब एक कार्बन का ट्राइगोनल प्लेन यहाँ बना हुआ है, दूसरा जो कार्बन है वो भी इसी तरीके से है, जिस तरीके से एक कार्बन के अंदर हुआ दूसरे कार्बन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, sp2 हुई, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि ट्राइगोनल फैशन में ही होगी अरेंज, तो ये ट्राइगोनल अरेंज होगा। जब ये ट्राइगोनल अरेंज हुए तो ऐसा हुआ कि एक ट्राइगोनल इसका और एक ट्राइगोनल इसका इस तरीके से प्लेन में आए कि ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड ऐसा ही होता है कि प्लेन के अंदर अगर दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये प्लेन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम वापस इधर आए तो हमें नजर आ रहा है कि एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ से यहाँ जो है वो शूट किया था, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी मौजूद है यहाँ पर और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अनहाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, अनहाइब्रिडाइज का मतलब है इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है कौन सा ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है,
ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि पी एक्स और पी वाई हाइब्रिडाइज हो गए तो कौन अनहाइब्रिडाइज रह गया, पी जेड अनहाइब्रिडाइज रह गया। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। अब अगर इस कार्बन का पी जेड भी अनहाइब्रिडाइज है और इस कार्बन का भी पी अनहाइब्रिडाइज है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अब ये पैरेलल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल शेयरिंग करेंगे। पैरेलल शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाएगा और इसमें इसको कर रही हूँ पाई बॉन्ड। अच्छा, अब ऐसा ना हो कि आप समझे कि एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, नहीं भाई, ये ऐसा हो रहा है कि ये पी ऑर्बिटल की पूरी लोब इधर पे झुकाएगी और इधर से ये और इधर से ये और इधर से ये पूरी लोब आपस में जो है वो मिलकर एक बॉन्ड बनाएगी। ये जो ब्लू कलर का आपको पीजेड ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ये एक बॉन्ड बनाएगा, दैट इज पाई बॉन्ड। तो अब क्या हो गया, दो बॉन्ड बन गए इसके अंदर। एक है सिग्मा, कहाँ से बन रहा है वो, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, और एक बन रहा है पाई बॉन्ड जो कि किससे बन रहा है, pz जो ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज रह गया था उससे। देख तो ये शेप बनेगी हमारे पास कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा, अब ये जो दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे खाली, इनके साथ आकर जो है वो हाइड्रोजन लग जाएगा। भाई एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने तो आपस में ओवरलैप कर लिया, ये खाली है। ठीक है ना, तो ये खाली क्यों है, इस वजह से कि ये ओवरलैपिंग कर सके एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन अपने s के साथ आया और यहाँ पर इसने इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर ली है। तो ये हमारे पास बन गया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कैसे, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हर कार्बन के साथ इस तरीके से ये दो हाइड्रोजन और ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इस तरीके से ये शेप बन जाएगी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की एग्जाम्पल। ट्रिपल बॉन्ड में देखें क्या हो रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल ली है इथाइन की, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, अब इसमें भी कार्बन इन्वॉल्व है, वही वाली बात है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करवा दिया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन वहां पर जो मैंने हिब्रिडाइजेशन करवाई थी अभी पीछे वाले केस में, वो हिब्रिडाइजेशन करवाई थी sp2, है ना। ये 4 ऑर्बिटल थे मेरे पास, लेकिन हिब्रिडाइजेशन किसकी करवाई, 3 की करवाई, sp2। अभी भी मेरे पास 4 ऑर्बिटल हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये देख 4 ऑर्बिटल s और ये p के चारों, और चारों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हिब्रिडाइजेशन किसकी हो रही है, एक s की और एक p की हो रही है। ठीक है, sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है। sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ, हर कार्बन के पास sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यानी दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स किस तरह अरेंज होते हैं हमें पता है, लीनियरली अरेंज होते हैं। तो इस कार्बन के पास भी दो sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल लीनियर अरेंज हो गए, इस कार्बन के पास भी दो sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल लीनियर अरेंज हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, हर कार्बन के पास ये पी वाई भी खाली है, ये पी जेड भी है, अनहिब्रिडाइज, खाली नहीं है, सॉरी, अनहिब्रिडाइज है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। ये दो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि लीनियर अरेंज हो गए हैं, sp है क्योंकि, तो जब sp है तो इसका मतलब दो हैं, दो हैं तो कैसे अरेंज होंगे, लीनियर होंगे। तो ये मैंने ग्रीन कलर से बताया है आपको कि ये जो ग्रीन वाले हैं ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और जो लीनियर अरेंज होंगे। ठीक है, और जो ये रेड वाले हैं ये एक pz है और ये वाला जो है ये py है, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी ये pz है और ये py है। ठीक है, तो अब होगा क्या, होगा ये कि ये py इस py के साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये pz इस pz के साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। कैसे, sp का सिग्मा बॉन्ड, इसका py एक पाई बॉन्ड, इसका pz एक और पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से 3 बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये जो एक अकेला खाली sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक H यहाँ से आएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और एक H यहाँ पर आएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये जो है वो शेप बन जाएगी। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बताया है, सेम चीज है बॉन्डिंग बताने के लिए, कि ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ग्रे कलर के हैं, और ये लेट सपोज ये पी वाई है और ये पी जेड है। ठीक है ना, तो अब उन्होंने बताया है किस तरीके से ये वाला एक बॉन्ड बन रहा है, ये पूरा ऊपर वाली लोब और नीचे वाली लोब दोनों का मिलाकर। ठीक है, ये एक बॉन्ड बन रहा है जिसको इन्होंने कहा है पाई जेड बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, पाई वाई बॉन्ड का है इसे, ये रहा पाई वाई बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के लिए यूज किया है। इस तरीके से जो ये ऊपर वाला है ये एक ऊपर जा रहा है और ये एक नीचे आ रहा है, कौन सा वाला है ये वाला, इसके साथ और इसके साथ
ओवरलैप किया इसने, इसने इसके साथ ओवरलैप किया और इस तरीके से ये एक पूरा पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, किस किस के साथ, इसका इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इस पी वाई का इस पी वाई के साथ पाई बॉन्ड, इस पी जेड का इस पी जेड के साथ पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बॉन्ड बन गए हैं, एक सिग्मा है, 2 पाए हैं, और ये जो है ये हाइड्रोजन है जो कि इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो है वो बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जिसमें आपने मुझे बताना है कि सेंट्रल एटम की हिब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, NH4 पॉजिटिव, IF4 नेगेटिव, IF6 पॉजिटिव, NF3 CF4। अब आप ये सोचेंगे कि आसान आसान काम तो मिस ने कर लिए और मुश्किल वाला हमें दे दिया। तो एक एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ। ये आयंस की हमने नहीं की थी, लेकिन थोड़ी सी समझ के साथ आप इसे भी कर सकते हैं। NH4 पॉजिटिव का क्या मतलब है? NH4 पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब आप नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन को जब आप सेंट्रल एटम के तौर पर लेके चलेंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने कम कर देना है, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे है। कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2s2 2p3, ठीक है। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, कम कर दिया, ठीक है। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डालना होगा तो डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं ऐड कर देंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। वो आप जब बनाएंगे ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर ऐड होगा। तो माइनस साइन में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और जब पॉजिटिव साइन होगा तो इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ लिखा हुआ भी है n+ साइन, ठीक है। अब मेरे पास 4 मुझे बॉन्ड बनाने हैं, 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो सिंपल सी बात है कि एक s है, 3 p है, तो sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है वो ये बन जाएगी, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर 4 हैं तो वहाँ sp3 हिब्रिडाइजेशन ही हो। हमने देखा था अमोनिया की केस sp3 हिब्रिडाइजेशन है लेकिन 3 बॉन्ड बन रहे हैं। वाटर का केस 2 बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन है sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो आप इसके ऊपर नहीं जाइएगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा ड्रॉ करके कि एक्चुअली जो है वो उसकी हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो अभी आपने काम ये करना है कि फ़ौरन से जो है वो अटेंडेंस नहीं लगानी है, बल्कि इसको आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, और इसके आगे आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि NH4 की जो एग्जांपल है उसके आप आगे बताएंगे कि उसकी हिब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 2 3 से। फर्स्ट एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल ये, ताकि आपको ये लिखना ना पड़े। बस आप मुझे ये बता दीजिएगा कि थर्ड का आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है और फिफ्थ का आंसर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो 5 जो बाकी 4 बचे हैं उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे और उसके साथ अपना नाम और रोल नंबर बताएंगे ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूँ, ठीक है।